हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास से। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट है वो है संगम काल और जो दूसरा पार्ट है वो है दक्षिण भारत के राजवंश। तो जो पहला पार्ट है संगम काल, उसका जो टाइम पीरियड था वो 100 से लेके 300 ईस्वी तक था और जो इसके प्रमुख शासक थे वो थे चेर, चौल तथा पांड्या। और जो उसका दूसरा पार्ट है वो है दक्षिण भारत के राजवंश, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा। और इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चौल। तो जो इसका पहला पार्ट है संगम काल, आज की इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है दक्षिण भारत के राजवंश, तो इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको याद करने में भी परेशानी होगी। तो चलिए पहले जो हम देखेंगे पहला पार्ट वो है संगम काल, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो संगम काल है उसमें जो संगम शब्द है, तो संगम शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी। तो आपको याद रखना है संगम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य तक। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संगम का अर्थ क्या है। तो संगम का अर्थ होता है सभा या गोष्ठी। सभा का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किसी कार्यक्रम का आयोजन करें। और जो ये संगम शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला जो इसमें आपको याद रखना है वो याद रखना है इसका टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड था 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। अगला है जो आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो है संगम साहित्य। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि संगम साहित्य किसे कहते हैं, और बहुत बार एक क्वेश्चन बना भी है। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन होता था। जो तमिल कवि होते थे ना, तो वो क्या करते थे, सभाओं का आयोजन करते थे और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में तमिल साहित्य की रचना की गई। और जो ये तमिल साहित्य है इन्हीं को जो है संगम साहित्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं कि तमिल कवियों के द्वारा जो सभाओं का आयोजन होता था तो उन्हीं कवियों के द्वारा तमिल में साहित्यों की रचना की जाती थी और इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य कहा जाता है। अगला जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है वो याद रखना है कि संगम काल के प्रमुख साहित्य। तो जो संगम काल के प्रमुख साहित्य थे वो थे तोलकापियम, जिसकी रचना की थी तोलकापियर ने। और अगला जो प्रमुख साहित्य था वो था शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम नामक जो साहित्य की रचना की थी वो की थी इलागोआ दिगल ने। तो आपको याद रखना है कि संगम काल के 2 प्रमुख साहित्य हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उनमें जो पहला है वो है तोलकापियम। तो तोलकापियम की रचना की थी तोलकापियर ने। और जो दूसरा है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम की जो रचना की थी वो की थी इलागोआ दिगल ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला है जो तमिल कवियों के द्वारा संगम का आयोजन किया जाता था वो किसके अधिपत्य में किया जाता था या फिर किसकी देखरेख में किया जाता था। तो वो जो संगम है उसका आयोजन किया जाता था पांड्य राजाओं के द्वारा, जो कि एक सभा होती थी और उसमें जो तमिल कवि होते थे क्या करते थे, तमिल साहित्यों की रचना करते थे। तो आपको ये याद रखना है कि जो तमिल कवि होते थे वो क्या करते थे, सभा का आयोजन करते थे जिसमें वो क्या करते थे, तमिल साहित्यों की रचना करते थे और इसी को क्या कहा जाता था, संगम साहित्य कहा जाता था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो संगम का आयोजन हुआ था वो कितनी बार हुआ था और कहाँ कहाँ इनका आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो ये संगम होते हैं उनका 3 बार आयोजन किया गया था। तो प्रथम बार जो आयोजन किया गया था वो मदुरा नामक क्षेत्र में किया गया था और वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, वो कराया गया था ऋषि अंगतियार की अध्यक्षता में कराया गया था। जो द्वितीय संगम है उसका आयोजन कहाँ कराया गया था, तो उसका आयोजन कराया गया था कपाटपुरम में और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी तोलकापियर ने। और जो तीसरा संगम का आयोजन हुआ था वो मदुरा क्षेत्र में हुआ था और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो नकीरात नामक व्यक्ति ने की थी। तो आपको याद रखना है कि जो संगम आयोजन हुए थे वो 3 बार आयोजित हुए थे। जो प्रथम हुआ था वो मदुरा क्षेत्र में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी ऋषि अंगतियार ने। जो द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था वो कपाटपुरम नामक स्थान पर हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी तोलकापियर ने। और जो तीसरा जो संगम का आयोजन हुआ था वो मदुरा क्षेत्र में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी नांकी
रार ने। तो आपको ये भी याद में रखना है। अगला है जो संगम है, तो उनमें कौन कौन से शासक प्रमुख थे, कि जो संगम काल था उसमें 3 ही वंश प्रमुख थे, एक था चेर, दूसरा था चोल और तीसरा था पांड्या। तो अब हम इन राजवंशों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेर राज्य के बारे में या फिर चेर वंश के बारे में। तो जो संगम काल था उसका जो सबसे प्राचीन वंश था वो चेर ही था, और चेर ही क्या था, केरल का प्राचीन नाम था। तो आपको इससे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने हैं। पहला, जो संगम काल का जो सबसे प्राचीन वंश था वो चेर था, और चेर ही क्या था, केरल का प्राचीन नाम था। अगला है जो चेरों ने अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी वज्जी या करूर में। तो आपको याद रखना है कि चेरों ने अपनी राजधानी बनाई थी वज्जी या करूर में, और चेरों का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जो चेरों का प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। अगला है सेनकुटुवन। तो जो चेर राज्य है उसका जो प्रमुख शासक था वो कौन था, सेनकुटुवन था, और ये सबसे महान शासक हुआ था चेर राज्य का, और इसे जो है लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे भी आपको मिलते हैं कि जो सेनकुटुवन था वो क्या था, सबसे ज्यादा महान शासक था चेर राज्य का, और इसे ही क्या कहा जाता है, लाल चेर कहा जाता है। और लाल चेर ने ही क्या किया था, गणगी पूजा या फिर पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि चेर शासक जिसका नाम था सेनकुटुवन, और इसी को क्या कहा जाता था, लाल चेर, इसने जो है गणगी पूजा या फिर पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था। आगे है जो चेर वंश है उसका जो दूसरा महान शासक था वो था आदिगेमान। तो आदिगेमान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने क्या किया था, भारत क्षेत्र में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में गन्ने की खेती किस चेर शासक ने शुरू की थी, तो वो की थी आदिगेमान नामक चेर शासक ने। अगला है चोल वंश। चेर वंश के बाद जो वंश आता है वो है चोल वंश। तो चोल वंश की जो इतिहास की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3री शताब्दी में, और आगे चलकर जो पांड्य हैं उनकी शक्ति बहुत ज्यादा विस्तृत हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, चेलों का पतन हो गया। लेकिन फिर उन्होंने अपने राजवंश का उदय किया 9वीं शताब्दी में। तो आपको याद रखना है कि चोर वंश का जो इतिहास शुरू होता है वो होता है 3री शताब्दी से, लेकिन आगे चलकर जो पांड्य राजवंश होता है वो क्या कर देता है, चोल वंश का पतन कर देता है। लेकिन आगे चलकर फिर 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश होता है उसका दोबारा से उदय होता है। तो हम इसमें कौन सा चोल वंश पढ़ेंगे, जो 3री शताब्दी में जिसका उदय हुआ था। जो 9वीं शताब्दी है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि 9वीं शताब्दी में कैसे चोल वंश का उदय हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चोल वंश की राजधानी थी वो 3 जगह थी। पहले जो चोल वंशों ने राजधानी बनाई थी वो बनाई थी मंतुर में, और दूसरी जो राजधानी बनाई थी उन्होंने वो बनाई थी उरेयूर में, और जो तीसरी बनाई थी वो बनाई थी तंजायुर में। तो ये तीनों ही राजधानी आपको याद रखनी है, चोल वंश की है ये। तो पहली थी मंतुर, दूसरी थी उरेयूर और तीसरी थी तंजायुर। अगला है जो चोलों का प्रतीक चिन्ह था वो था गाय। इसमें हमने जो पहला वाला टॉपिक था जो कि चेर वंश से संबंधित था, तो उसमें जो चेर वंश की जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, लेकिन जो चोल वंश है उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था गाय। तो आपको ये भी याद में रखना है। अगला है जो चोल वंश की जो जानकारी मिलती है हमें वो मिलती है अष्टाध्यायी से, और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो वो की थी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा था, तो वो लिखा था पतंजलि ने। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो चोल वंश था तो उसका जो प्रमुख शासक था वो कौन था, तो चोल वंश का जो पहला महान शासक था वो था करिकाल, और करिकाल ने ही क्या किया था, प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जिसको वर्तमान समय में कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है, का निर्माण किसने कराया था, चोल शासक करिकाल ने ही कराया था। और जो करिकाल है उसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण भी करवाया था। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं कि करिकाल जो था वो चोलों का प्रथम महान शासक था, प्लस उसने क्या किया था, गुहार बंदरगाह जिसको वर्तमान समय में कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है, तो उसका निर्माण भी करिकाल ने ही करवाया था। और करिकाल ने ही क्या किया था, कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण किया था। अगला जो महान शासक था चोल वंश का वो था एलारा। तो एलारे ने क्या किया था, श्रीलंका को जीतकर उसमें 50 वर्षों तक शासन किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो वंश आता है वो आता है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश की जो प्रमुख जानकारी हमें मिलती है वो मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था,
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था इंडिका। और इसी इंडिका से हमको जानकारी मिलती है पांड्य साम्राज्य के बारे में। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पांड्य वंश कैसा वंश था, तो पांड्य वंश जो है मातृसत्तात्मक साम्राज्य था। तो आपको याद रखना है कि जो पांड्य वंश की जानकारी हमें मिलती है वो मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। और पांड्य वंश कैसा साम्राज्य है? वो है मातृसत्तात्मक। अगला है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो पांड्य वंश की राजधानी थी वो थे मदुरै। और मदुरै को जो है मदुरई भी कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो वो सही होगा। तो मदुरै को ही मदुरई भी कहा जाता है, जो कि कहाँ की राजधानी थी? पांड्य साम्राज्य की। अगला है जो पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। तो आपको याद रखना है कि जो चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था वो तो था धनुष, और चोल वंशों का था गाय, और जो पांड्य साम्राज्य है उसका प्रतीक चिन्ह था मछली। अगला है जो चेर राज्य था वो मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला है 5वीं शताब्दी के बाद पांड्य साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, यानी कि 5वीं शताब्दी के बाद जो पांड्य साम्राज्य था उसका पतन हो गया था। और पांड्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था नौडियोन। तो आपको इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सी याद रखने हैं कि जो पांड्य वंश है उसकी जो प्रथम जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है मेगास्थनीज की ग्रंथ इंडिका से। अगला है जो पांड्य वंश है वो मातृसत्तात्मक था। प्लस इसमें आपको याद रखना है कि जो पांड्य वंश की राजधानी थी वो मदुरै या फिर मदुरई थी। अगला है जो पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। और जो पांड्य साम्राज्य है वो जो है मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। और 5वीं शताब्दी के बाद इसका जो है क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है कि पांड्य वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो था नौडियोन। तो चलिए अब देखेंगे हम एमसीक्यूज यानी कि प्रश्न उत्तर। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है किस चेर शासक ने कणगी या फिर पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था? तो जो कणगी या फिर पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था वो किया था सेनगुटवन ने। और जो सेनगुटवन है वो चेर वंश का प्रथम महान शासक था। और जो सेनगुटवन है उसी को जो है लाल चेर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो जो पांड्य वंश था उसके संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन कराया गया था। और पांड्य वंश जिसका जो महान शासक था वो था नौडियान। और ये जो पांड्य वंश है वही जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है पुहर, जिसे कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? तो जो पुहर है या फिर जिसको कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है उसकी जो स्थापना की थी वो की थी करिकाल ने। और करिकाल ही क्या था? चोल वंश का प्रथम महान शासक था। अगला है वैदिक देवता के सदृश है। तो जो वैदिक देवता के सदृश है वो है स्कंद, जिसको क्या कहा जाता है? कार्तिकेय भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट किसके बारे में? वो थे संगम काल के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे वो सारे मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।